अरे ओ लैला मजनू, तुम दोनों का हो गया हो तो अब मिशन पे भी फोकस कर लें। परमिन और पाको दोनों ही बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं बर्डमैन को देखकर, क्योंकि दोनों ने ही बर्डमैन को इस समय एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोनों का ही चेहरा पूरा लाल हो चुका था। बर्डमैन कहते हैं, मेरी स्पेसशिप आती होगी, तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ। एक्चुअली में मेरे इस समय आने का कारण ये है कि अभी अभी हमने उस एरिया से एक हलचल डिटेक्ट करी है। तभी परमिन और पाको दोनों ही एडवांस सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं और बर्ड प्लैनेट से वो स्पेसशिप भी आ चुकी थी, जो कि काफ़ी अलग लग रही थी। बर्डमैन बताते हैं कि ये स्पेसशिप तुम्हें बैरियर को पार करने में मदद करेगी। ये थोड़ी स्लो तो है, पर इसका डिफेंस काफ़ी तगड़ा है। पाको परमैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और वहाँ से एरिया अनआइडेंटिफाइड के लिए रवाना हो जाते हैं। परमैन और पाको दोनों ही बैरियर को पार कर अब एरिया अनआइडेंटिफाइड तक पहुंच चुके थे। स्पेसशिप उन्हें छोड़ वापस जा चुकी थी। आसपास बहुत ज़्यादा कोहरा था और जगह बिल्कुल सुनसान थी। तभी परमैन उस जीपीएस डिवाइस को निकाल लेता है और उस दरवाजे को ट्रैक कर पाको के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में उन दोनों को दरवाज़ा भी मिल जाता है। परमैन कहता है, पाको तुम रेडी हो ना? हम एक दूसरे से एक वादा करते हैं, यहाँ तक हम साथ ही आए हैं और एक साथ ही वापस भी लौटेंगे किसी भी हाल में। वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं, पर अंदर एकदम काला अंधेरा छाया हुआ था, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ अचानक से धरती हिलने लगती है। पाको का बैलेंस बिगड़ जाता है और परमैन पाको को गिरने से बचाने लगता है, पर तभी परमैन वहाँ से गायब हो जाता है। परमैन को अपने सामने ऐसा गायब होते देख पाको एकदम डर जाती है। वो घबराने लगती है, क्योंकि जब वो मित्सो मित्सो कहकर इधर उधर चिल्ला रही थी तो मित्सो उधर से कहीं से मतलब जवाब ही नहीं दे रहा था। वो पूरा वहाँ से गायब हो चुका था। हमें एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखता है जिसे किंग ने अपने हाथों पे पकड़ रखा था। उस क्रिस्टल को देख वो किंग कह रहा होता है, इस क्रिस्टल की मदद से मैं समय को काबू कर सकता हूँ, किसी भी यूनिवर्स को हासिल कर सकता हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। मैं दुनिया पे राज करने वाला हूँ। तभी अपने आप ही वो क्रिस्टल हिलने लगता है और जोर की रोशनी के साथ किंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये क्या हो रहा है? और कुछ ही देर में वो किंग पूरा गायब हो चुका था। तभी वो मित्सो यानी कि अपना परमैन धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसके आसपास लड़कियां लिपटी हुई थी। परमैन बिल्कुल ही होपलेस हो जाता है और वहां से बाहर भाग जाता है। और जब वो बाहर आता है वो देखता है कि ये जो जगह है काफी अलग लग रही है। पृथ्वी जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। आसमान में करोड़ों तारे टिमटिमा रहे थे। उजाले और अंधेरे का काफी अनोखा सा मेल था, जिसके कारण आसमान की सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आसपास वो जहाँ भी नजरें घुमाता काफी सुंदर सुंदर लेक उसको दिखते और काफी बड़े बड़े महल भी थे जहाँ पे सिपाही पहरा दे रहे थे। अब जब परमैन जहाँ जहाँ जाता उसको बहुत सारे लोग दिखते जो उसको इज्जत दे रहे थे, उसके सामने झुक रहे थे और कुछ तो डर कर अपने घर के अंदर छिप जा रहे थे। परमैन ने देखकर बिल्कुल ही कंफ्यूज था, क्योंकि वहाँ एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो खुश दिख रहा हो। तभी परमैन के सामने एक गार्ड आ जाता है और गार्ड उससे कहता है, महाराज देखिए, इस चोर ने क्रिस्टल ऑफ इटर्निटी चुराने की जरूरत की है। इतनी बड़ी चोरी करने पर इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए महाराज। अब परमैन फिर से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि लोग अब उसको महाराज कहकर बुला रहे थे। वो सोचता है कि आखिर मैं हूँ कौन। अब वो जो चोर थी जिसने क्रिस्टल ऑफ इटर्निटी चुराने की जरूरत की थी, वो एक लड़की थी जिसका नाम था एरीज। अब एरीज यहाँ पे बोलती है, आपको मेरे साथ जो भी करना है कर लीजिए, पर मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। तभी उनमें से एक सिपाही एरीज को जोर का थप्पड़ मार देता है। एरीज नीचे गिर जाती है। अब परमैन को आ जाता है गुस्सा। वो एक मुक्का सीधा उसके मुंह पे जोर से लगा देता है और परमैन उस सिपाही से कहता है, मर्द होकर एक लड़की पे हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? माना उसने चोरी की है, पर क्या तुमने उससे ये जानने की कोशिश की कि उसने आखिर चोरी क्यों की? तो सिपाही कहता है, माफ़ कीजिए महाराज, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखना। अब जाओ यहाँ से। इतना सुन वो दोनों सिपाही वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। परमैन को रियलाइजेशन होती है कि उसने बिना सोचे समझे किसी को भी थप्पड़ मार दिया। वो जानता भी नहीं है कि वो कौन है। और यहाँ पे वो कहता है परमैन कि मैं यार कहाँ फंस गया हूँ। तभी वो उस लड़की से भी कहता है, अब तुम जा सकती हो जहाँ भी तुम रहती हो। एरीज कहती है, मैं उस क्रिस्टल को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। परमैन परेशान होकर उससे बोलता है,
देखो तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा, क्योंकि यहाँ सब लोग मुझे महाराज कहकर बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। तो एरीज बोलती है, जो भी तुमने हमारे साथ किया है, तुम्हें लगता है कि पैसे उसकी कीमत कभी चुका पाएंगे। अब इतना बोलते ही जो एरीज होती है वो रोने लगती है। रोते रोते कहती है, मेरे डैड ने भी तुम्हारी वजह से खुदकुशी कर ली। डैड। परमैन कहता है, अरे अरे शांत हो जाओ, मत रो प्लीज। ठीक है मैं क्रिस्टल दे दूंगा तुम्हें, अगर उससे तुम्हें खुशी मिलती है तो। एरीज बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी मेरे इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हो ना, और फिर मेरा यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करोगे। भला मुझ जैसी लड़की को क्रिस्टल दे के तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। परमैन एरीज के शोल्डर पकड़ता है और बोलता है, देखो मुझे तुम्हारी मदद करनी है, पर उसके लिए तुम्हें मेरी भी मदद करनी पड़ेगी। एरीज परमैन की ओर देखती है। परमैन एरीज के आंसू पोंछता है और परमैन कहता है, देखो तुम जो मुझे समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आखिर कौन सी जगह पे आ चुका हूँ। तुम बता सकती हो कि आखिर मैं कौन हूँ। मतलब लोग मुझे राजा कह रहे हैं, महाराजा कह रहे हैं, और साथ में मुझसे इतना ज़्यादा डर भी रहे हैं। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, और मुझे अपनी जगह पहुँचने के लिए तुम मेरी मदद कर सकती हो। थोड़ी देर तक एरीज कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। ये सुनकर परमैन थोड़ा दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है और कहता है, चलो चलो कोई बात नहीं। उतने में परमैन वहाँ से चला जाता है और एरीज सर झुकाए वहीं खड़ी रह जाती है। परमैन मन में कहता है, मुझे जल्द से जल्द पाको के पास जाना होगा, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। परमैन इधर उधर जाकर सबसे बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर सब उससे डर कर मतलब घर के अंदर दुपक के बैठ जाते हैं। परमैन भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तभी वहाँ एक हल्क जैसा बड़ा सा बंदा फिनिक्स में बैठा हुआ परमैन के सामने आ जाता है, और परमैन जब उसको देखता है तो कहता है, अबे ये कौन सा जानवर है भाई, इतना अनोखा सा। वो बंदा बोलता है, तो महाराज आज कौन से ग्रह को ख़त्म करने का प्लान है आपका। वैसे पिछली बार जो आपने ग्रह ख़त्म किया था उसमें जो लोग तड़प रहे थे वो तड़प देख के तो मज़ा ही आ गया था। परमैन मन में अब सोचता है कि क्या पूरा ग्रह खत्म, ये किंग है कि भगवान। मुझे अपनी आइडेंटिटी से छिपानी होगी वरना गड़बड़ हो सकती है। परमैन कहता है, वो मेरा आज मन नहीं है, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ ये ग्रह व्रह खत्म करके। उसके बाद वो जो बंदा होता है वो महाराज से यानी परमैन से कहता है, ये लीजिए महाराज, ये आपका वाहन है, इस पर बैठकर घूमिए वरना आप थक जाएंगे। जब परमैन सुबह उठकर बाथरूम नहाने के लिए जाता है, जो कि किसी स्विमिंग पूल जितना बड़ा था, तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। परमैन एकदम वहाँ से बाहर आ जाता है। सिपाही परमैन से पूछता है, क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान लग रहे हैं, क्या बात हो गई। वो परमैन कहता है, लगता है मैं गलती से किसी गलत बाथरूम में चला गया था। तो सिपाही कहता है, नहीं महाराज, ये आपका ही बाथरूम है। ओह माफ़ कीजिए महाराज, मैं भी इन लड़कियों के बदले और अधिक सुंदर लड़कियों का इंतज़ाम आपके लिए करता हूँ। तो परमैन कहता है, नहीं 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 वो बात नहीं है, एक्चुअली आज मुझे अकेले नहाने का मन है। अब नहाने के बाद जो परमैन होता है वो वापस से वही परमैन वाले सूट पहन लेता है। परमैन फिनिक्स के ऊपर बैठ आसमान से वहाँ घूमने लगता है। वो देखता है कि उसके राज्य को छोड़ हर कहीं बस तबाही तबाही मची हुई है। वहाँ एक बच्चा जोर जोर से रो भी रहा था, जिसे देख परमैन तुरंत उसके पास जाकर उससे बोलता है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। बच्चा कहता है, मेरी मम्मी उस घर के नीचे दब गई हैं, पर मुझे उनकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। पर जैसे वो बच्चा मुड़कर परमैन को देखता है वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। परमैन कहता है, अरे क्या हुआ, उठो बच्चे, इस राजा के बारे में तो जानकर ही रहना पड़ेगा, ऐसा परमैन बोलता है। पर पहले मुझे इसकी मम्मी को ढूंढना चाहिए। और जिसके बाद जो परमैन होता है अपने सेंसेस का यूज़ करके, जो कि काफ़ी बढ़ गई थी, उसकी मम्मी को ढूंढ लेता है। ओहो, इनकी हालत तो बहुत ख़राब है, पर ये अभी भी जिंदा है, मैं महसूस कर सकता हूँ। पर इनके पैरों की हड्डियाँ पूरी टूट चुकी हैं। देखता हूँ ये सूट की जो हीलिंग पावर है कितनी अच्छी है, क्या कर सकती है। फिर परमैन उन पर अपनी हीलिंग पावर का यूज़ करता है, जिसके बाद वो उठ जाती हैं।
उनकी पैरों की हड्डियां भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जुड़ चुकी थी। परमैन मन में कहता है, अब इससे पहले कि इस बच्चे की मम्मी भी मुझे देखकर बेहोश हो जाए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद परमैन फीनिक्स के ऊपर बैठ वहाँ से उड़ जाता है और ये पूरा इंसिडेंट एरिस देख लेती है। उधर परमैन की जगह वो किंग ने ले ली थी। अब जब पाको देखती है कि परमैन वापस आ गया है, वो एकदम परमैन की तरफ भागते हुए उसको हक कर लेती है। किंग शुरू में तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर वो बाद में पाको को हक कर उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। तभी पाको परमैन को जोर का एक तमाचा लगा देती है। वो थप्पड़ खाकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे वो पागल लड़की, तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। इसका परिणाम जानती है तू? तुझे एक चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। मल्टीवर्स का किंग हूँ मैं, किंग।